हेलो। स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो बनाने का और लाइव आने का मुख्य उद्देश्य आपके बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पेपर के बारे में कुछ बताना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इनकी अप्रोच होनी चाहिए, उद्देश्य है। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग कह रहे थे, तो हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो शायद आपको कुछ सहायता मिल पाएगी। इसके पहले 1-2 मिनट कुछ बातें कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य के अलावा हमने एक मेडुअल हिस्ट्री पे वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने अनसॉल्व पेपर ही डिस्कस किए थे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी। वो चैनल में अपलोड है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे कुछ और साथी हैं जो इस काम में आप सभी का सहयोग कर रहे हैं। और 15 अप्रैल से हम लोगों के भी पेपर हैं। इस वजह से अपनी पढ़ाई में हम लोग व्यस्त होने की वजह से बहुत ज़्यादा समय नहीं आप लोगों के लिए विषयवार दे पाते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे हम सभी वीडियोज़ कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट की वीडियो चैनल में स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड कर दें। इसके बाद जब हमारा पेपर हो जाएगा, 15 अप्रैल से स्टार्ट है, कुछ लोगों के बाद में है, लगभग 10 मई तक सबके ख़त्म हो जाएंगे। तब हमको तो समय मिलेगा और आपके पेपर में तब समय होगा शायद 1 आध महीने या 20 दिन का। तो इस दौरान जो समय मिलेगा बीच में, उस दौरान हम आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियो जिसमें जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी उपलब्ध करा देंगे। तो तब तक के लिए बहुत रेगुलरिटी में ना आने के लिए क्षमा चाहेंगे। वीडियो के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो जब भी जो वीडियो वो होगी अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नहीं भी करेंगे तो इससे भी कोई परेशानी नहीं है, कर लेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंक नहीं शेयर होती है तो आपके फ़ोन में सूचना मिल जाएगी। तो यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके अलावा आप सभी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में वीडियो ले आएँ। बेसिकली आज हम हिंदी पर चर्चा करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ बता देते हैं। इसके पहले आप लोग अपनी ऑनलाइन कक्षाएं कर ही रहे हैं, तो उनको जो है रेगुलर रहकर ज्वाइन करिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हिंदी में। बेसिकली बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो उनके लिए कुछ नोट्स आप बना सकते हैं। बाकी ये जो पद वाला भाग है इसमें नोट्स नहीं बनाना होता है, इसमें तो केवल पद का अर्थ समझना होता है और उसी का एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो इसमें हम 2018 और 2019 2 साल के अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस पढ़ के आपको बता देंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो शायद इन 2 सालों के पेपर में आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी जो रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और या मेरे नंबर पर SMS कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी क्लियर कर दूँ, उनका निराकरण कर दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आशा करता हूँ कि सभी के पास सिलेबस तो होगा ही। जो नया वाला इस बार का सिलेबस है कोविड पीरियड का 30% जो रिड्यूस हो गया है, तो वो तो शायद सबके पास होगा ही। और जिसके पास नहीं है वो अपने मित्रों से मांग ले, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और सभी ने किताबें भी लगभग खरीद ली होंगी। आपकी 6 किताबें होती हैं हिंदी में। पहले पेपर के लिए आधुनिक काव्य करके आती है, उसी से लगभग पूरा पेपर आता है, फर्स्ट पेपर। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 5 किताबें होती हैं। जैसे कि एक कहानी संग्रह होती है आपकी, एक निबंध संग्रह होती है, एक एकांकी संग्रह होती है, एक निर्मला उपन्यास होता है, एक नाटक होता है जाई देखा ओ लाहौर जामिया नई असगर वजाहत का। तो ये आपकी 6 किताबें होती हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें कि हिंदी के बारे में कि पेपर में क्या क्या आता है। तो पहले पेपर में जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें मुख्यतः कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कवियों की साहित्यिक प्रवृत्ति से लेकर, और प्रारंभिक जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपको पद का अवतरण दिया जाता है। पद की कुछ लाइनें आपको दी जाती हैं जिसमें आपको पहचानना होता है। ये आप लोग 12th में, 10th में और 11th में सब करते रहे हैं, आपको उसकी जानकारी भली प्रकार से होगी इसमें कैसे क्या करना है लगभग। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं कवियों की साहित्यिक प्रवृत्ति से, अभी तक क्या है ना, 12th तक आप कवियों का जीवन परिचय लिखते आए हैं, उनके जीवन के बारे में बताते आए हैं। लेकिन अब ग्रेजुएशन स्तर में आपको जीवन परिचय की बजाय उनके साहित्यिक परिचय पर ज़्यादा फोकस करना है, उनके साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो मैं अभी बताऊंगा।
तो चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। 3 पेज में इस बार आपको लिखना है अपना आंसर। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि 3 पेज में कैसे लिखें। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल तक 5 क्वेश्चन आते थे पेपर में, इसके लिए 3 घंटे का समय मिलता था। इस बार उन्होंने क्वेश्चन 4 कर दिए हैं। तो वैसे हम पाँचों क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन इससे कट करेंगे इस बार, कौन से क्वेश्चन को हटा देंगे और 4 क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए हम पाँचों को डिस्कस कर देंगे। अब जो भी हटाएंगे वो आप लोगों को नहीं करना होगा, जो 4 क्वेश्चन आएंगे केवल वही करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन पहले फर्स्ट पेपर का पद्य वाला रहता है, पहले पेपर का पहला क्वेश्चन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप जो आपका टेक्स्ट है काव्य वाला, आप उसको ठीक से पढ़े रहे होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से पूछा गया है, किस कविता के किस शीर्षक से लिया गया है, इसके जो है रचयिता कौन है। तो शायद आशा करता हूँ कि 12th तक सभी इस समस्या से, या कहें तो इस स्तर से गुजरते हुए आए हैं। तो सभी को पता होगा कि संदर्भ और संकेत और प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखनी होती है। तो पहले में आपको यही बेसिकली करना होता है, पहचानना होता है, उसका पहले संकेत देना होता है, संकेत देने के बाद उसका संदर्भ लिख देना होता है। संदर्भ में आप जानते ही होते हैं कि मुख्यतः कवि का नाम और जो कविता आपके उसमें पेपर में आई है उसका शीर्षक, ये 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसकी। बाकी आपके लिखने का तरीका इसमें मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से लिखते हैं, कितना प्रभावी ढंग से अपना संदर्भ लिखते हैं, उसका ही प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के माइंड में। ये ध्यान दे लीजिए कि आप जो इतने देर लिखते हैं उसका जो है ना फैसला 2 या 3 मिनट में हो जाता है। जो आप इतनी देर कॉपी लिखते हैं 2 घंटे में, एग्जामिनर उसको 2 या 3 मिनट में चेक करके नंबर दे देता है। तो पहले आप इसमें संकेत लिख लेंगे, संदर्भ लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो आपका प्रसंग आता है, तो प्रसंग में क्या करना है कि जो कविता की जो लाइनें ली गई हैं उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है उसको 1, 1.5 या 2 लाइन में, मतलब बड़े ही संक्षिप्त तरीके से बता दिया जाता है। कि प्रसंग ही आपका कभी कभार इतना अच्छा होता है कि टीचर को व्याख्या देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो समझ जाता है कि इसने किस प्रकार लिखा है। तो प्रसंग में बस वही है, जो उसका भाव रहता है लाइनों का वो दिखा दिया जाता है। व्याख्या में व्याख्या ही कर दी जाती है। तो जैसा कि इस बार आपको 3 पेज में ही करना है और लगभग 1, 2 व्याख्याएं आपको करनी है इस प्रश्न में, पहले में और दूसरे में। इसमें पहले प्रश्न में का खा गा घा करके 4 कविताएं दी हैं, जिसमें से अथवा में है, तो आपको 2 करनी है। तो क्या करिएगा कि 1.5 पेज में लगभग 1 कविता की व्याख्या कर दीजिएगा। 1.5 पेज में कर दीजिएगा, एक पूरा पेज और एक आधा पेज। तो 1.5 पेज में ये पर्याप्त रहेगा। इसके बाद मैंने बता दिया है, अब ये किस कवि की किस कविता से ली गई है, किस शीर्षक से, ये आपका काम है। आप बुक देखिएगा। सबसे बड़ी समस्या एक ये रहती है कविता वाले पोर्शन में कि जो अर्थ होता है वो भूल जाता है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब तो आप लोग सुन लेते हैं, अब भाई माइंड में रिकॉर्ड तो हो नहीं जाता है, कुछ समय बाद वो दिमाग से निकल जाता है, तब जो है समस्या होती है उसका अर्थ ढूंढने में। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा कि एक गाइड खरीद लीजिएगा। काफ़ी लोग डी कुमार्स खरीदेंगे, हाँ हिंदी में डी कुमार्स का काफ़ी उपयोग होता है और यूजफुल भी रहती हैं। तो एक गाइड मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, एक गाइड खरीद लीजिएगा, उसमें काफ़ी आपका दोनों पेपर भी कवर हो जाएगा और ठीक ठाक मैटर मिल जाएगा। गाइड आती है, एक नवीन प्रकाशन की आती है और एक अंशिका प्रकाशन की आती है, मार्केट में अवेलेबल है। वैसे तो गाइड का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, उससे कोई समस्या नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि गाइड का केवल सहारा लीजिएगा, उसका केवल मार्गदर्शन लीजिएगा, उसको अपनी पढ़ाई का आधार नहीं बनाइएगा। केवल उस पर निर्भर नहीं हो जाना है, केवल उससे मार्गदर्शन लेना है। तो खरीद सकते हैं, उसमें सारी कविताओं का सारा अर्थ रहता है, तो उसको आप जब भी चाहें तब पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने खरीदी थी फर्स्ट ईयर में और उससे ही अर्थ पढ़ा था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आपको कविता पहचानना है और वो उसका संदर्भ संकेत सब लिख के उसकी व्याख्या कर देनी है। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में चिंता सर्ग के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका चिंता सर्ग है आपकी टेक्स्ट का दूसरी है जयशंकर प्रसाद की कामायनी का एक सर्ग है चिंता सर्ग। तो उसमें ये पूछ रहा है कि छायावादी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उससे रिलेट करते हुए उसको, क्योंकि ये छायावादी कवि थे, तो उसको रिलेट करते हुए जो चिंता सर्ग में काव्य सौष्ठव माने, इसका मतलब जो है उसमें जो काव्य की प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं, जो प्रमुख रूप से काव्य की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं चिंता सर्ग में, उन पर संक्षिप्त प्रकाश, मतलब उस पर प्रकाश डालने का मतलब है उसको वर्णन कर देना है। तो ये आपको 3 पेज में ही लिखना है।
गाइड ले लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन उसमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और बड़ी ही सुविधा रहेगी, क्योंकि जो आपका टेक्स्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दिया नहीं रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के उत्तर लिखने में और नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी समस्या होती है। तो मैं तो कहूँगा कि गाइड ले लीजिएगा, उससे काफ़ी मार्गदर्शन मिल जाता है। तो बस इसमें जो उसका चिंता सर्ग है उसमें जो प्रमुख रूप से काव्य प्रवृत्तियाँ झलकती हैं कवि की, वो आपको उसमें दिखा देना है। हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं, 3 पेज में लिखना है, तो कोशिश करिएगा एक पेज में लगभग 180 से 200 के समथिंग शब्द रहें। 3 पेज में आपके लगभग 550 से 600 के बीच शब्द हो जाएंगे, तो इतना आंसर एक पर्याप्त रहेगा। और बीच बीच में उसमें आपको कविताओं के उदाहरण भी ले लेने होते हैं, 2-2 लाइन के जो कविता होती हैं उसी से रिलेटेड, उसी कवि की। हाँ, हो सकता है कि आपके टेक्स्ट में ना दी गई हूँ, कामायनी की ही हो, और उसकी प्रवृत्ति में जो आप लिख रहे हैं, जो प्रवृत्ति के नीचे उसको उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, उसको व्यक्त करती हो, तो आप उसको भी उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको उदाहरण के रूप में लाइनों को दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसके अथवा में है निराला की प्रगतिशील चेतना को स्पष्ट करिए। तो ये देखिए आपके जयशंकर प्रसाद के आगे मिलेंगे आपको निराला, तो उनकी जो प्रगतिशील चेतना थी, उसके क्या क्या गुण थे, क्या क्या भाव रहे निराला जी के अपनी कविताओं में, ये आपको उसमें मेंशन कर देना। ये सब गाइड में क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने तैयार किए थे। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा इसके, जो 2-4-6 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे थे, 4-5 कवियों पे ही लिखा था, तो वो मैं दे दूंगा। तो बस वही है कि निराला जी की प्रगतिशील चेतना, उसमें आप गाइड में मिल जाता है क्वेश्चन, तो वहीं से आप उठाइएगा इसको। और जो पूरा नहीं उतार देना है बिल्कुल वैसा वैसा, उसमें कुछ अपने भावों को भी शामिल कर देना है, जो आपने कविता पढ़ी और निराला जी के बारे में पढ़ा, तो जो भाव आपने पाए उनको भी शामिल करना है, और जो प्रमुख चीज़ें हैं वहाँ से उठा के एक नोट्स तैयार कर लेना है, उसी को अपना तैयार करके परीक्षा में उसी का उपयोग करना है। ठीक है। इसके बाद है अज्ञेय की काव्य संवेदना और काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो काव्य संवेदना माने वही होता है, मतलब जो उसकी काव्य की प्रवृत्तियाँ उसमें की प्रगति के का वर्णन, नारी का वर्णन, मतलब तमाम प्रकार की जो भी उसमें उनकी कविताओं में, उनके काव्य में मिलती हैं, तो ये वर्णन करना होता है काव्य प्रवृत्तियाँ। इसके बाद काव्य शिल्प पर प्रकाश डाल देना है उनकी बेसिकली। ठीक है। 12-12 नंबर के क्वेश्चन है, नंबर इसके दिए हुए हैं। इसके बाद है अथवा में संकलित कविताओं के आधार पर मुक्ति बोध की प्रगतिशील चेतना पर प्रकाश डालिए। तो अब ये आपके मुक्ति बोध कवि से रिलेटेड पूछ रहा है, आपको देखिए अथवा करके दे रहा है, तो एक क्वेश्चन ही लिखना है इन दोनों में से। तो जब आप मुक्ति बोध आएंगे तो देखेंगे कि बड़े ही क्रांतिकारी टाइप के कवि थे, पीड़ित वर्ग का उन्होंने काफ़ी उल्लेख किया अपनी कविताओं में, उनकी दशा को काफ़ी उन्होंने दिखाया है। उनकी कविताएं जो है पीड़ित वर्ग और दबे हुए वर्ग और सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ काफ़ी दर्द बयां करती हैं। तो जब आएंगे आप पढ़ेंगे तो उनकी भी प्रगतिशील चेतना पर आप लिख सकते हैं। ये आपको सब गाइड में बड़े आसानी से मार्गदर्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार फिर चौथे में नागार्जुन की काव्य भाषा है। नागार्जुन ने अभी अपनी कविताओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया, चूँकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो काफ़ी भाषाएं प्रचलित हैं तरह तरह की, तो नागार्जुन की प्रमुखता से भाषा कौन सी रही उसकी काव्य रचनाओं में, तो उसमें भाषा की क्या क्या विशेषताएं रही, उसमें कैसा वर्णन मिलता है, तो ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन में दिखा देनी है। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा वीडियो में, मैं लगभग ख़त्म करूँगा जल्दी से। और इसके बाद जो समस्याएं रहती हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जो हिंदी है, फिलॉसफी, एजुकेशन, टाइम टाइम पे हम वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो इसके बाद अथवा में है केदारनाथ अग्रवाल की कविता में प्रेम, प्रकृति एवं श्रम के सौंदर्य को रेखांकित करिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में केवल उतना ही लिखिएगा जितना प्रश्न पूछ रहा है। अननेसेसरली लिखने की आवश्यकता नहीं है कि प्रश्न कुछ पूछ रहा है और आप लोग कुछ लिख रहे हैं, ये आवश्यकता नहीं है। प्रश्न जितना पूछ रहा है, जो जो पूछ रहा है, केवल वही वही लिखना है। तो इसमें केदारनाथ अग्रवाल की कविता में प्रेम, प्रकृति एवं श्रम, ये 3 उसने मुख्य बिंदु बताए हैं। तो बस इन 3 बिंदुओं को अपना केंद्र बनाकर उसका जो है अपने शब्दों में और थोड़ा बहुत किताबी। अब बाकी देखिए, आप जानते हैं डिजिटल ज़माना है, सभी के पास मोबाइल है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, तो गूगल का भी हेल्प लीजिए, और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, उनका भी हेल्प लीजिए। और देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, लेना चाहिए। बुक हो, नेट हो, सोर्स कोई भी हो, उद्देश्य उसको प्राप्त करना होना चाहिए, तो उसका भी सहारा लीजिए। अच्छा, मेरी आवाज़ बहुत फास्ट लग रही हो तो अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी,
इसके बाद आप लोग उसको धीमे करके भी या रोक रोक कर भी देख सकते हैं। और यदि ये प्रश्न आपकी स्क्रीन में क्लियर ना हो रहे होंगे तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो क्लियर होने लगेंगे। तो डिजिटल ज़माना है, यूज करिए उसका। और ये क्वेश्चंस नेट में सर्च करिए, कुछ कंटेंट वहाँ से उठाइए, कुछ अपनी किताब से उठाइए, कुछ गाइड से उठाइए, कुछ सर से भी पूछिए। तो ऐसे सब करके एक नोट्स अपना तैयार करिए जो कि अलग होगा, सबसे अलग होगा। उसकी भाषा ना तो गाइड से मिलेगी ना तो डी कुमार से मिलेगी। और जब कोई चीज़ आप जो है ना 50 लोगों की भीड़ में जब कोई अलग काम करते हो तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। 10 बच्चे डी कुमार से आंसर लिख दिए होंगे एक तरह का, और जब 11वां आंसर टीचर आपका देखेगा थोड़ा डिफरेंट देखेगा। भले ही उनसे थोड़ा कम साहित्यिक और कम अच्छा होगा, लेकिन उसको लगेगा टीचर कि वास्तव में इसने अपने से लिखा है, तो उसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो इसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में 3 पर टिप्पणी। अब ये देखिए, इस बार ये क्वेश्चन आता है या कौन सा क्वेश्चन हटाया जाता है ये तो पेपर में ही पता चलेगा फॉर्मेट क्या रखते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि 3 पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी। टिप्पणियाँ का मतलब एक तरीके से शॉर्ट नोट, जैसे कि 3 पेज आपको एक बड़े आंसर के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पर टिप्पणियाँ आप लगभग एक पेज में ख़त्म कर देंगे। तो जैसे पंत की सौंदर्य दृष्टि है, रघुवीर साय की काव्य भाषा है, सुहागन का गीत कविता का कथ्य है, प्रयोगवाद और अज्ञे। तो इनमें से किसी भी 3 पर जो आपको आते हों, आसानी हो, सहज हो, आप जिनमें लगभग एक पेज लिख देना है। पंत जी ने प्रकृति के बारे में और पंत जी ने सुंदरता के बारे में क्या क्या अपनी कविताओं में मेंशन किया है, क्या उनकी उसमें दृष्टि झलकती है, यही सब बातें आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दिख रहा है। तो एक पेज में मेंशन कर देना है। इसके बाद आते हैं हम आपके सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर जो है आपका गद्य का होता है। इसमें पहले आपसे एक अवतरण दिया जाता है, आपकी बुक से रहता है। आप 12th तक इसको फेस करते आ रहे हैं तो आपको इसकी पर्याप्त जानकारी होगी कि ये कैसे क्या होता है। तो उसमें आपको संदर्भ, संकेत और उसकी व्याख्या कर देनी होती है। कवि का नाम और उसका शीर्षक, जिससे ये लाइनें ली गई हैं, ये इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसमें क्या करता है कि कहानी से भी पूछ देता है, आपके निबंध से भी रख देता है। और कभी कभार इसमें जो है ना 3 है ना, 3 अथवा में करके 1 2 लगभग 3 ही होना चाहिए, हाँ 3 है। तो इसमें क्या है कि कहानी से भी रख देता है, निबंध से भी रख देता है, और आपके उपन्यास से भी कुछ लाइनें रख देता है, और आपके उसमें नाटक से भी रख देता है, जाई देखा उला और जा मैं नहीं से, और एकांकी से भी कभी कभार रख देता है। तो आपको पहचानना होता है कि ये अवतरण कहाँ से और लिया गया है, इसका लेखक और उसका शीर्षक, ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में गद्यांशों की संदर्भ सहित और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इसमें का और खा में से आपको नहीं, केवल का में आपको दिया गया है, एक अथवा में है, तो इनमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। इसके बाद खा नंबर में भी 2 दिए गए हैं, एक अथवा में, इसमें से आपको एक लिखना है। ये देखिए अनसॉल्व है जिनकी, ये मेरी तो नहीं है, उन्होंने लिख रखा है कि कहाँ से पूछा गया, पुरस्कार लिखे हैं। और ये देखिए, ये नाटक से पुत्र जुल्म को जुल्म, ये वाली लाइन ना, नाटक जाई देखे लाहौर जाम मई नई से लिया गया। थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा सभी को, जितना आपका गद्य वाला भाग है, तो पहचानने में बड़ी आसानी होगी। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा सबको, कहानियाँ, निबंध सब। इसके बाद ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप समझते होंगे इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निबंध कला की दृष्टि से एक दुरासा अथवा कुटज का मूल्यांकन करिए। देखिए इसमें भी अभी तक 5 क्वेश्चन आते थे, आपको ये क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हटाएंगे मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ जो प्रीवियस ईयर का था उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। तो निबंध कला की देखिए, निबंध कला के कुछ तत्व होते हैं जो सर आपको सेकंड पेपर पढ़ाते हों, उनसे पूछिएगा इस बात को कि सर निबंध के बारे में जैसे हमको मूल्यांकन करना होता है तो उसके क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं, तो सर बताएंगे आपको। तो आप निबंध पढ़ ही रखे होंगे, तो उन जो है तत्व हैं कला, निबंध कला की दृष्टि है उसके आधार पर एक दुरासा और कोटाज मूल्यांकन करने का बेसिकली ये मतलब है कि आपने उससे, आपको क्या उससे समझ में आया, आपको क्या उससे लगा, आप उसके क्या मूल्य रखेंगे। मूल्यांकन उस शब्द से स्पष्ट होता है कि उसके मूल्य का अंकन। अब मूल्य का अर्थ यहाँ पे पैसे से नहीं है, मूल्य इंग्लिश में कहें तो वैल्यूज़। हर व्यक्ति के अपने अपने मूल्य होते हैं जिसके आधार पे उसका जीवन संचालित होता है। तो ऐसे ही जो उसका आपने निबंध पढ़ा है उसके उसके मूल्य मतलब आपको क्या समझ में आया, तो उसका मूल्यांकन करना होता है। इसमें संक्षिप्तता जो उसका भाव रहता है निबंध का,
वो आपको अपने शब्दों में लिख देना होता है। गाइड में ये सब सारे मिल जाते हैं आसानी से, यही एक फ़ायदा रहता है गाइड लेने का। मैंने एक तो आपको नाम बता दिया है, नवीन प्रकाशन और एक अंशिका, ये दो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। प्रयास करिएगा पहले सेकेंड हैंड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मिले तो फिर आपको यदि उपयोगी लगे तो ले लीजिएगा, और नहीं लगे तो फिर कोई उसमें बाध्यता नहीं है। बिना गाइड के तो और भी अच्छा, अपने ऊपर निर्भरता ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में एक आपको निबंध इन दो में से एक का मूल्यांकन कर देना है। इसके बाद अथवा में है भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सीधे सीधे पूछ रहा है, आपको लगभग सब समझ में आ ही गया होगा इसमें क्या पूछ रहा है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं या फिर उनमें से विद्यानिवास मिश्र जी हैं, उनकी निबंध लिखने की क्या शैली थी, उसकी प्रमुख प्रमुख क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या प्रमुख बातें हैं जिन पर ध्यान दिया, ये आपको बेसिकली बता देना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार अथवा दोपहर का भोजन का मूल्यांकन करिए। तो ये देखिए इसमें इस बार जो पूछे गए हैं 2018 का है ये, तो मैं नहीं जानता हूँ कि इस बार अब आपके सिलेबस में है या नहीं है कहानी ये, लेकिन यदि होगी तो पढ़ लीजिएगा, नहीं होगी तो ऐसे ही आने वाले हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल है, ये ऐसा नहीं है कि यही आएगा, फॉर एग्जांपल है। तो उसमें देखिए कहानी जैसे निबंध कला के कुछ तत्व होते हैं, ऐसे कहानी के भी कुछ तत्व होते हैं। ये भी आपको आपके टीचर जो भी होंगे बता देंगे, पूछ लीजिएगा। तो उन्हीं के आधार पर आपको उसका मूल्यांकन कर देना है। कहानी का मूल्यांकन का अर्थ मैं बता चुका हूँ कि जो कहानी को पढ़ने के बाद जो आपको उसके मूल्यों से, उसके जो प्रमुखता से उसका जो भाव है उससे जो आपको समझ में आया, वो आपको उसमें मेनली बता देना होता है। और इस बार आप जानते ही हैं कि आपको अपना उत्तर 3 पेज में ही देना है। तो कोशिश करिएगा कि 3 पेज में आप इसको लगभग अच्छे से लिख पाएँ। समय का भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि 2 घंटे का समय रहता है तो 2 घंटे में आसानी से पूरा हो जाए। बाद में अच्छी चीज़ नहीं है कि समय निकल जाए फिर आप लोग अपना कॉपी लिए घूमें कि अपलोड नहीं हो पाया, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। इससे अच्छा यही है कि समय रहते हम लोग संभले रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका अथवा में निर्मला उपन्यास के आधार पर अनिमेल विवाह की समस्या का मूल्यांकन करिए। तो ये निर्मला उपन्यास से पूछा गया है, उपन्यास अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग पढ़ लीजिएगा, बड़ा ही भावुक कर देने वाला उपन्यास है। उसमें बड़ी ही करुणामय स्थिति बताई है एक लड़की की। अब मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो उसमें जो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनमेल विवाह की समस्या क्या है। जब आप उपन्यास को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको अपने शब्दों में आपको इसका भी मूल्यांकन कर देना है, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका जाई देखा नहीं जाई लाहौर नाई देखा सो जाम्याई नहीं नाटक विभाजन की त्रासदी तक सीमित न होकर सहिष्णुता पर केंद्रित है। तो ये क्वेश्चन देखिए उस नाटक से आया है, जाई देखा लाहौर वाले से। मैंने तो नहीं पढ़ा था अपने टाइम पे, चूँकि मैंने इनमें से एक क्वेश्चन जैसे कि अथवा में एकांकी कला के आधार पे ना, तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ रखा था। तो अथवा वाला ऐसे ही किया था, मैं नाटक नहीं पिछली बार पढ़ पाया था, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये है कि जब आप नाटक को पढ़ रखे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तीसरे और चौथे क्वेश्चन में यही एक खास बात रहती है ना कि एक क्वेश्चन आपका कहानी से पूछता है तो दूसरा आपको उपन्यास से। तो हमने उपन्यास को बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कहानी वाला तैयार कर लिया था तो हमने कहानी का किया था, और चौथे में हमने नाटक इसको जारी देखा को छोड़ दिया था और एकांकी के क्वेश्चन तैयार कर लिए थे तो एकांकी कर दिया गया था। तो ऐसे ही अथवा में जो चौथे के दिया है एकांकी से दिया है कि एकांकी कला के तत्वों के आधार पर तौलिए अथवा व्यक्तिगत का मूल्यांकन करिए। तो अब मैं नहीं जानता हूँ कि इस बार आपके सिलेबस में ये दोनों एकांकियाँ हैं या नहीं, या फिर कौन सी हैं। आप अपना सिलेबस देखिएगा, जो उसमें दी गई हूँ उनको पढ़िएगा, ठीक है। ये पुरानी हैं इसलिए ये आपके सिलेबस में हो सकता है कि इस बार हटा दी गई हूँ, तो वो एकांकियाँ एक बार पढ़ लीजिएगा। और मूल्यांकन का भाव तो मैं अभी आपको ऊपर 1-2 बार बता चुका हूँ कि मूल्य उसका जो है ना अपने शब्दों में आपको बता देना है। इसमें क्या क्या पात्र रहे, पात्रों में क्या प्रमुख विशेषताएं आपको नजर आईं, उन्होंने किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया और उससे आपको क्या संदेश मिलता है, उसका कहने का सारांश क्या है, यही सब मूल्यांकन में आपको दिखा देना है उसके बेसिकली। और ये सब गाइड में अच्छे से दिए हुए हैं, एक बार बिल्कुल सहारा तो लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हमको जो ज्ञान देती हो उसका सहारा लिया जा सकता है, बस उसमें निर्भर नहीं होना है। इस चीज़ का याद ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ पर हमको निर्भर नहीं होना है, उसका सहारा ही लेना है। उससे जो हमको लाभ हो सकता है लाभ लेना है, लेकिन उस लाभ के तो कहें कि आदत नहीं पड़नी चाहिए कि वो लाभ ना मिले तो अब आपको परेशानी होने लगी, तो उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए, एडिक्ट नहीं पड़नी चाहिए।
बस ये है कि वो आपके लिए सहायक हो। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी वैसे ही है, अब मैं प्रत्येक टिप्पणी 200 शब्द से अधिक ना हो। हाँ, तो 200 शब्द से अधिक ना हो मतलब ये है कि 180, 190, 175 भी चल जाता है, तो इतने में लिख सकते हैं और एक पेज में बड़े आराम से शब्द आ जाते हैं। A4 साइज़ का आपका पेपर होता है, तो A4 साइज़ के पेपर में लगभग इतने शब्द आ जाते हैं। हम लोग तो अपने इस बार हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं आता है, तो हम लोग तो 220 शब्द तक लिख लेते हैं इसी पेपर में, एक पेज में, तो आप लोगों का बड़े आराम से आ जाएगा। इसमें आपको टिप्पणियाँ वैसे ही लिखनी है कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो बस आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है, बता देना है कि उनके निबंधों में क्या क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं, क्या उन्होंने दर्शाया है, ये प्रमुख रूप से बता दीजिएगा। राष्ट्रीय चेतना और यही ये आपका नाटक से पूछा गया दूसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे में निर्मला का चरित्र चित्रण, तो निर्मला के बारे में आप जब उपन्यास पढ़ रखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको पता होगा निर्मला के बारे में, तो उसके चरित्र के बारे में, प्रमुख विशेषताएं क्या उसमें समस्याएं थीं और कैसे उसने उसका वो किया और उससे आपको क्या एक सामाजिक संदेश मिला, ये उसमें आपको दर्शा देना है। इसके बाद संकलन त्रय, एकांकीकार रामकुमार वर्मा और कहानी कला के तत्व, ये देखिए हैं इसमें 6 दिए हैं, 6 में से आपको 3 कर देना है कोई भी, तो 3 कोई भी कर देते हैं। तो ऐसे हमने आपको 2018 का पहला और दूसरा ये दोनों पेपर बता दिए हैं। अब 2019 के पेपर में हम केवल आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, अब इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस यही क्वेश्चन बदल जाता है, बाकी उनको सॉल्व करने का तरीका लगभग यही रहता है। अब देखिए मैंने जो तरीका बताया है ज़रूरी नहीं है कि सभी को पसंद आए, मैंने जैसे किया था मैंने बता दिया। अब ये बात तो आप ही जानते हैं कि मैं भी कोई टीचर या प्रोफेसर नहीं हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। बस अंतर ये इतना है कि हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी कुछ सीखा है, तो बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सभी को पसंद आना चाहिए, उस या सभी के लिए वो एक कोई बाध्यता है। हो सकता है कुछ लोगों का अपना खुद का नया तरीका हो जिसमें वो ज़्यादा सहजता महसूस करते हैं और इसमें वो और अच्छा कर सकते हो, तो बिल्कुल आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। जो अच्छी बातें आपको इससे प्राप्त हों उनको ग्रहण कर सकते हैं और जैसे में आपको सहजता महसूस हो। देखिए यहाँ पर मुख्य चीज़ है आपकी सहजता, जैसे में आपको ज़्यादा सहायक और सहजता महसूस हो आप उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2019 का हम देखिए एक बार बेसिकली धीरे धीरे इसको डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। तो पहला प्रश्न आपका वही है, पद्य की कुछ लाइनें आती हैं, आप टेक्स्ट को ठीक से पढ़िएगा, आप पहचान पाएंगे कि किस शीर्षक से ली गई है, इसके रचयिता कौन है, संदर्भ, संकेत, प्रसंग और व्याख्या के साथ उसको बता देना है। हाँ, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, काफ़ी लोग काव्य सौंदर्य के बारे में पूछ रहे थे। तो काव्य सौंदर्य वही होता है जो कि आपकी कविताओं में प्रमुख रूप से आप देखते हैं। काव्य सौंदर्य जैसे कि अलंकार है, रस है, शब्द शक्ति है और जो काव्य को सुंदर बनाने वाली चीज़ें हैं, वो जो इसमें आपको जो आपका लाइनें दी गई हैं उसमें जो आपको मिलती हैं वो आपको काव्य सौंदर्य के अंतर्गत नीचे लिख देना है। इसके बाद एक हेडिंग होती है भाव साम्य। अब भाव साम्य तो ऐसा वही लिख सकता है जिसका अध्ययन का स्तर काफ़ी बड़ा हो, मतलब कि जो ये लाइनें ली गई हैं उसी से मिलती जुलती लाइनें किस कवि की और कहाँ आपने पढ़ी, तो ये भाव साम्य हो जाता है। लेकिन भाव साम्य बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, काव्य सौंदर्य तक पर्याप्त रहेगा। तो इसमें जो है आपको वैसे ही लिख देना है सबको, संदर्भ, संकेत, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। आप कविताएं पहचान पा रहे होंगे यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा, और अभी नहीं पढ़ी होंगी तो आगे पढ़ लेंगे तो बाद में पहचान पाएंगे। परीक्षा तक 1-2-3 बार अर्थ तो ठीक है, 2-3 बार कविताओं को ऐसे पढ़ ही डालिएगा ताकि आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये जो है किस शीर्षक से ली गई है और किस कवि की रचना है। तो इसको धीरे धीरे पढ़ डालिएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रसाद ने चिंता सर्ग में देवों के विनाश के कारणों एवं प्रलय की विभीषिका का विशद चित्रण किया। ये क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया था 2020 में, चूँकि कोविड पीरियड की वजह से कुछ पेपर स्थगित हो गए थे, लेकिन कुछ पेपर हो गए थे, इसमें हिंदी का पेपर हमारा हो चुका था। मैंने अपने 6 पेपर में से 4 पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर में, हिंदी का और फिलोसफी का। फिलोसफी में भी मैं जल्दी से ये चर्चा लेकर आऊँगा। तो इसमें जो है ना, चिंता सर्ग में आप पढ़े ही होंगे कि श्रद्धा और मनु रहते हैं, उस समय सृष्टि का विनाश, प्रलय चल रही होती है, तो उसमें देवों के विनाश, उनका देवों का भी विनाश हो जाता है। तो उसी दृश्य से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो उसमें जो पूछ रहा है सो उदाहरण कह रहा है, तो उसमें कुछ लाइनें आप उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर सकते हैं जो प्रश्न की सही व्याख्या कर रहे हो।
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा नंबर। इसमें अथवा में है पठित कविताओं के आधार पर अज्ञेय की काव्य संवेदना। काव्य संवेदना मैं बता चुका हूँ, अब इसमें आपको अज्ञेय जी की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है महाप्राण निराला की काव्य प्रवृत्ति बहुआयामी है, पठित कविताओं के आधार पर। हाँ, तो इसकी जो प्रवृत्ति है काव्य करने की निराला जी की, उसके क्या क्या आयाम हैं, किन किन आयामों, कौन कौन से डायमेंशंस में वो अपनी रचनाएं करते हैं, उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की निराला जी के अपनी रचना के दौरान, उसको आपको बेसिकली इसमें बता देना है। गाइड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मिल जाता है आसानी से, तो उसका भी सहारा लीजिए। इसके बाद नागार्जुन की प्रगतिशील चेतना, ये क्वेश्चन भी मिल जाता है गाइड में, इसकी उसका भी नागार्जुन के लिए भी सहारा लीजिए। इसके अलावा आपके टेक्स्ट में आपका पद स्टार्ट होने के पहले कवि के बारे में 2 या 3 पेज दिए रहते हैं, जिसमें उसके बारे में लिखा होता है, तो उसको भी पढ़ लिया करिए, उससे भी काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाती है। इसके बाद मुक्तिबोध की काव्य भाषा एवं शिल्प विधान, तो मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में जो काव्य भाषा का प्रयोग किया और कैसे कैसे उनका अपने शिल्प का विधान किया, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बता देना है, ठीक है। 5वें केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संवेदना, आप समझ रहे होंगे। 5वें में टिप्पणियाँ लिखनी है, ये टिप्पणियाँ आपकी गाइड में मिलेंगी, एक एक पेज में लगभग जो आपको 3 आती हैं इनमें से कर दीजिएगा, कोई 3 चुन लीजिएगा। इसके बाद आपका गद्य है, गद्य में मैं बता चुका हूँ कैसे आता है। पहचानिए, संदर्भ संकेत प्रसंग सहित इनकी व्याख्या करिए, एक कहानी से, एक निबंध से और एकांकी से, नाटक से, उपन्यास से, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लाइनें रख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कहा है निबंध कला की दृष्टि से क्रोध एवं विकलांग श्रद्धा का दौर मूल्यांकन, तो देखिए प्रश्न का जो फॉर्मेट है वही है, केवल क्रोध और विकलांग श्रद्धा, यानी निबंध बदल गए हैं। तो बस आपके जो सिलेबस में हो निबंध सारे पढ़ लीजिएगा और उनमें से ही 2 पूछे जाएंगे, 2 में से आपको 1 कर देना है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा अनसॉल्व पेपर को भी समझने में, तो आपके क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना। बस इसको जो है ना अनसॉल्व पेपर को थोड़ा ध्यान से और दिमाग का प्रयोग करके पढ़िएगा, समझिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आखिर कैसे अरेंज करते हैं ये लोग, जो अरेंज करने वाले होते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली, ये क्वेश्चन भी बहुत सीधा सीधा पूछ रहा है कि इनमें से किसी एक लेखक की निबंध शैली पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। कहानी कला की दृष्टि से चीफ की दावत अथवा भूख, अब पता नहीं इस बार आपके सिलेबस में ये कहानियाँ हैं या नहीं, यदि हों तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो जो आपके सिलेबस में है उनको पढ़ लीजिएगा, उनमें से कोई ना कोई एक कहानी जरूर पूछता क्या है, पूछेगा ही। इसके बाद औपन्यासिक तत्वों के आधार पर निर्मला की समीक्षा, तो बस उपन्यासिक जो तत्व होते हैं, जैसे कहानी कला के तत्व होते हैं और निबंध कला के तत्व होते हैं, ऐसे उपन्यास कला के भी तत्व होते हैं, उनके आधार पर निर्मला में आप जो पढ़ेंगे उसकी समीक्षा करने का मतलब यही होता है कि आपने जो उससे समझा, आपको समझ में आया, क्या उसके कहने का भाव है, क्या हमको संदेश मिलता है, कैसे हम उसमें उसको समझ के, मतलब उसी के जो आपने पढ़ा उसी के भाव को मुख्यतः व्यक्त कर देना है इसमें समीक्षा में, ठीक है। इसके बाद आपका एकांकी कला की दृष्टि से उत्सर्ग एवं वैवाहिक, पिछली बार भी 2 एकांकियाँ थी, उनमें से आपको 1 करना होता है, इस बार भी 2 पूछी जाएंगी, उनमें से 1 करना होगा, तो जो आपके सिलेबस में हो पढ़ लीजिएगा। सेकंड पेपर तो बड़ा आसान है, यदि 4 से 5 दिन का समय इसको ठीक से दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा समय की ज़रूरत है, क्योंकि कहानियाँ हैं, निबंध, सब आपको एक एक बार पढ़ना है, कुछ याद तो करना नहीं है। और हाँ, हालांकि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें ऐसा होता है कि आप लोग अर्थ को एक तरीके से रटना ही पड़ता है, और यदि समझ में आ जाता है शब्दों से, जिसका वोकैब्युलरी ठीक होता है तो उसको आसानी समझ में आ जाता है, उसके लिए तो ठीक रहता है। लेकिन काफ़ी बच्चों को उसमें समस्या होती है पद्य वाले में, तो उससे कहीं ज़्यादा आसान है सेकंड पेपर, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें 5वें क्वेश्चन में आपको ये टिप्पणियाँ दी हुई हैं, 6 में से 3 करना है, जो 3 आपको अच्छी लगे, जिसमें आप ज़्यादा सहज महसूस करें, तो एक एक पेज पे इस बार लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपके सामने ये 2018 और 19 के 2 साल की पेपर डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद आएंगे हम और सब्जेक्ट्स पर वीडियो लेकर, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, हम लोगों के भी पेपर चल रहे हैं, चल क्या रहे हैं, आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को नोट्स बनाने में और अपना पढ़ने में ज़्यादातर समय देना पड़ रहा है। तो रेगुलर तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स का लाने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे मित्र हैं आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और
बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए आप लोग भी हमारा, हम लोग भी आपका हेल्प करते हैं। और कुछ दिनों बाद हम डायरेक्ट ही लाइव आया करेंगे आपको, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव लाते हैं। अभी इसके बाद जब ये सब हो जाएगा और आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा और मिल जाएगा हमको, तब हम जो है डायरेक्ट लाइव वीडियो लाया करेंगे। डायरेक्ट लाइव वीडियो में आपके हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले पाएंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे हम तुरंत उसका जो है आपको वीडियो में ही जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आपके बीए प्रथम वर्ष के ही आपके मित्र हैं बना रखे हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और वीडियोज़ हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, हम आपका सहयोग करते रहेंगे और पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और आती रहेंगी वीडियोस, मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।